नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। इससे पहले कि रंजय त्रिपाठी जी को हम चर्चा में ले आए, दर्शकों, हम अब बात कर रहे हैं आज भारतीय कम्युनिस्ट पर, भारतीय वामपंथियों पर, भारतीय वामपंथ पर, उस दर्शन पर और भारतीय वामपंथ की भारत की जमीन में, भारत के लोकतंत्र में उनकी राजनीति पर। वैसे तो भारत कम्युनिस्टों के लिए, केवल भारत के कम्युनिस्टों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कम्युनिस्टों के लिए लोकतंत्र का एक ऐसा उदाहरण सामने रखता है जो शायद उनके हिस्से लगने वाली पहली लोकतांत्रिक उपलब्धि थी। यानी अगर कहा जाए तो दुनिया में किसी भी हिस्से में, भारतीय हो चाहे बाहर हो, कम्युनिस्टों की अगर पहली लोकतांत्रिक ढंग से कोई सरकार चुन के आई तो वो 50 के दशक में भारत के केरल में आई, जब केरल में नंबूदिरीपाद कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया। तो रंजय त्रिपाठी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। रंजय जी, आज जब हमने चर्चा छेड़ ही दी है भारतीय कम्युनिस्ट की, तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में चर्चा करें आगे, और भी जब इस बातचीत के क्रम को हम जारी रखेंगे आज के एपिसोड के बाद भी, तो उसको धीरे धीरे आराम आराम से लाहे लहे इनके पन्ने खोलेंगे लाल किताब के। लेकिन दर्शकों के लिए अगर शुरुआत में कहूं तो जरा भारतीय जनमानस में या भारत में कम्युनिस्टों का इतिहास, भूगोल कब से शुरू होता है, और 2024 के मुहाने पे जब हम बात कर रहे हैं, 2024 में बात कर रहे हैं, तो इनका राजनीतिक और दार्शनिक अस्तित्व क्या रहा है, इनकी जमीन क्या रही है, जरा यहां से शुरू करते हैं, फिर आगे बातचीत बढ़ाएंगे। तो मैं एक शॉर्ट में थोड़ा-सा जो लोग मुझे फ़ेसबुक और सोशल मीडिया से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा कम्युनिस्टों से कितना अच्छा लगाव रहा है। बट जो आपके चैनल पे आकर के देखेंगे, तो कहेंगे अचानक से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, व्यवसाय और इन चीज़ों में बात करने वाले व्यक्ति अचानक से कम्युनिस्टों पे क्यों बात करने लग गया। बहुत पुराना मेरा संबंध रहा है। दिल्ली के लाल विश्वविद्यालय के जस्ट बगल से ही में ही लंबा संबंध रहा है और बहुत उनके बीच में रहा हूँ। उन्हीं की चैलेंज पे मैं 1990 के अर्ली 90s 91 वाले दशक में कई बार हम बीरभूम, 24 उत्तर परगना, नदिया और नक्सलवाड़ी जैसी जगहों पे जा करके इन लोगों के बीच में रह करके और इनको समझ के आए हैं। और लगातार जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की कम्युनिज्म रहा हो या केरल का कम्युनिज्म रहा हो, लोग जानते हैं सोशल मीडिया से मुझे, तो इसलिए थोड़ा मेरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एनीवे, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अवनीश जी, आपने बताया कि 1925 से इनका जो भारत में इनका जो पॉलिटिकल एंट्री चालू होती है। एक्चुअली में कम्युनिज्म की पहली जो दोगलापन है वो यहीं से खुल के आता है। भारत के इस कम्युनिज्म में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, जो अगर उनका लाइफ अगर आप पढ़ें और उनको जानें, तो कम्युनिज्म को एक जो बड़े सिंपल लाइन में पिरोया जा सकता है, वो है मतलब के यार दोगले टाइप के पूरी की पूरी एक माफिया जमात, माफिया गैंग। मैं इनको हमेशा से कम्युनिज्म माफिया बोलता हूं। भारत में तो ये माफिया है। तो इनकी पूरी पूरी के पूरी कैरेक्टर समझ में आ जाएगा कि ये जहां पे कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, और जहां इनके मतलब की बात होती है बस उसी पे रहते हैं। बाकी ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है, अपने पिताजी को ये छोड़ दें। खैर, पहला कैरेक्टर जो आते हैं वो है एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, जो कि चलिए उनके बाद दूसरे कैरेक्टर आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं भारत में। भारत की आजादी, भारत का पार्टीशन और भारत का कम्युनिज्म को समझना है, कम्युनिस्टों को पूरा समझना है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल की लाइफ से बढ़िया हिस्ट्री कोई नहीं है। और उसके बाद आफ्टर 60s में दो कैरेक्टर आते हैं, कानू सान्याल और जंगल सांथाल। अगर इनकी आप लाइफ समझ में पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे कम्युनिस्टों का पूरा जो भारत में जो माफिया गिरी, पहले शुरुआत में ये माफिया थे, बाद में अब ये वो गली मोहल्ले की चिरकुट टाइप के लोग बन के रह गए हैं, जिसको बोले देसी भाषा में चिरकुटई वाले लोग, ये करने वाले लोग रह गए हैं। सो एनीवे, वी कम बैक टू मानवेंद्र रॉय, एम एन रॉय। तो ये इनका एक्चुअली में नाम था नरेंद्र नाथ चटर्जी, और ये भी 24 उत्तर परगना पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुए थे, और ये भी एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थे, शुरुआत जो इनकी रही है। और ये बहुत करीब से
बंकिम चंद्र चटर्जी के बहुत करीबी रहे और उनको बहुत मानते थे ये। तो जो एक हार्ड लाइन जो थी अंग्रेजों से आजाद होने के लिए, ये उस विभाग मतलब उस तरफ चलने वाले एक कैरेक्टर हुआ करते थे मानवेंद्र रॉय। तो एक्चुअली में सब भारत में कहानी शुरू होती है सन 1917 में, जब 12 या 13 में जब लेनिन रूस में आ गए और लेनिन जार युग का समाप्त हो गया, जार युग जो है रूस में समाप्त हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक लेख छपा भारत में, जो कि कम्युनिज्म, जो कि जिसने कि ये छपा दैनिक कर्मवती या कुछ ऐसा करके कोई मैगजीन आती थी उस समय में, पुराना मतलब 1917 15-17 की बात है। तो उसमें छपा था कि विश्व के सारे मोनार्क धराशायी होंगे और विश्व की एकमात्र जो व्यवस्था है वो है कम्युनिज्म व्यवस्था, और यही साम्यवाद की व्यवस्था पूरे विश्व में फैलेगी और जिससे कि ये मोनार्क इनकी सत्ता खत्म होगी, जिससे ये एक रिच क्लास खत्म होगा, सब सोशल बराबर है, मतलब जो एक कम्युनिज्म माइंड वाला जो एक लेख होता है वो एक छपा। उसको पढ़ने के बाद में एम एन रॉय को एक नया रास्ता मिला और एम एन रॉय ने जो है वहां से अपना जो बंकिम दा वाला जो फॉलोअर वाला ग्रुप था उसको छोड़ करके एंड ही वेंट टू रशिया। रूस में जाकर के वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी लेनिन से, और लेनिन ने उनको परसुएड किया और सन 1920 में भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी रशिया में, जिसका नाम रखा गया था पार्टी इन एग्जाइल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1919 से 1920 के बीच में बहुत इनको पूरे रूस भर में दौड़ाया था लेनिन ने। और मानवेंद्र एम एन रॉय वो व्यक्ति थे जो ताशकंद तक रूस से एक कई गाड़ियां भर करके और वो हथियारों का एक जखीरा लेकर के आए थे, और जहां से वो सप्लाई किया गया था अफगानिस्तान को। और जो 1919 को एंग्लो अफगान वार में अफगानियों को सप्लाई किया गया था, और अफगानियों ने उस वॉर में ब्रिटिश के खिलाफ उसको यूज किया था। मतलब अब समझ रहे हैं ये कहां से ये स्टार्ट हो रही है, हथियारों का स्मगलिंग। एक्चुअली हथियार जो है वो स्मगल किए गए थे टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, और क्योंकि ब्रिटिश अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एम एन रॉय का था, तो उन्होंने सीधे सीधे जा करके वो हथियार लेकर के ताशकंद तक पहुंचा। ताशकंद से अफगानिस्तान आया, एंग्लो एंग्लो ब्रिटिश वॉर में यूज हुआ, जिसके बारे में मतलब एक अलग है कि चलिए वो ब्रिटिश तो जीता नहीं, अफगानिस्तान भी हारा नहीं, एक समझौता हुआ, डूरन लाइन बनी, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो वहां से जो है वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एम एन रॉय वॉज ए बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर थाउजेंड्स ऑफ मर्डर्स ऑफ सिख्स एंड इंडियंस बाय पठान्स ड्यूरिंग दिस 19 वॉर, क्योंकि वो पठानों को वो वहां से अफगानियों को वो हथियार वहां से सप्लाई किए गए थे। अगर वो हथियार नहीं सप्लाई हुए थे तो इधर से जो है ब्रिटिश जीत जाते, अब ब्रिटिश जीत जाते या क्या होता तो वो अलग स्टोरी जाती, बट ये फैक्ट एक अलग उस समय के लोगों को ये भी माना जाता है। एम एन रॉय जी जो है उसके बाद इनको भेजा जाता है रूस के द्वारा, इनको जापान भेजा जाता है, इनको चाइना भेजा जाता है, कई कई जगह ये स्पॉन्सर किए जाते हैं कि आप जाकर के कम्युनिज्म की विचारधारा को फैलाइए, और ये फैलाते भी हैं। और इनकी जो सब इन द मीन टाइम लेनिन का डेथ हो जाता है, स्टालिन आ जाते हैं, और जब ये एक्चुअली इनकी बहुत बड़ा फेलियर रहा था उस जमाने में जापान में, और ये जो फेल होकर के वापिस आते हैं तो उनका मुंह नहीं देखते हैं स्टालिन, और ही जस्ट टेल हिम टू गेट आउट ऑफ रशिया, जो कि तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, और वहां से वो भाग के चले जाते हैं, कुछ दिन अमेरिका में रहते हैं, सब तो घूमते घामते इंडिया में आते हैं। और 1925 में वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इंडिया ब्रांच खोली जाती है, जो कि फॉर्म हुई थी मॉस्को में इन प्रेजेंस ऑफ लेनिन। उस 1925 के उसी एक्सटेंशन का जो पार्ट है जो कानपुर में बनाया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में अचानक से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनी है, ये अपने पिछले 5 साल वो गायब कर जाते हैं, और वो गायब करने के बाद में 1925 के जो फाउंडेशन में एम एन रॉय की सिर्फ एक नाम के बाद
आगे वाले अपने इतिहास में से कम्युनिस्ट एम.एन. राय को पूरी तरह से गायब कर देते हैं। वो इसलिए गायब कर देते हैं क्योंकि जो कम्युनिस्टों के जो अलग-अलग जो धड़े बने, कुछ कम्युनिस्ट जो है वो कानपुर से फॉर्म हुए थे कम्युनिस्ट, जाहिर सी बात है एक बड़ी पार्टी बनेगी, बड़ा ग्रुप बनेगा तो उसके कलकत्ता में कुछ लोग रहेंगे, कुछ बॉम्बे में रहेंगे, कुछ तब तत्कालीन इलाहाबाद में रहेंगे, कुछ लोग मद्रास में रहेंगे, कुछ लोग लाहौर में रहेंगे, कुछ लोग अमृतसर में रहेंगे। ये जब जगह जगह बनते हैं तो इनके अंदर में मतभेद इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये अपने अपने धड़े टूटने लग जाते हैं। मतलब कोई अपना धड़ा लेके चल रहा है, अपनी ढपली अपना राग। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेज समझ जाते हैं और अंग्रेज इनको यूज करते हैं कि आप रिवॉल्यूशनरीज के ग्रुप में रहिए और वहां के जो बातें हैं वो हमें बताइए। तो ये एक ग्रुप इनका बन गया अंग्रेजों का मुखबिर। एक ग्रुप बन गया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, एक ग्रुप ने इनके लिए एज ए रिक्रूटर काम किया। रिक्रूटर काम किया वो इसलिए क्योंकि ये गांधीवादी भी है ना, ये गांधीवादी भी है। तो गांधी जी ने जब ये बोला कि हम ब्रिटेन का साथ देंगे और उसके बदले में ब्रिटिश हमको आजादी देगा, तो गांधी जी ने ये बोला, बट एक्चुअल में द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन पीपल टू फाइट फॉर ब्रिटिश, लोगों को पकड़ पकड़ के लगाना भेजना, और वो इन कम्युनिस्टों ने कम्युनिस्टों ने किया। तो ये इनके लिए रिक्रूटर भी बने। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने यही मानवेंद्र राय 1905 में बंग भंग जो हुआ था, जब बंगाल का जब बंटवारा हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, उसके बहुत सख्त विरोधी थे। उन्होंने बहुत विरोध किया था इसका, और जो भी राष्ट्रवादी भारतीय थे उन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। लेकिन जब ये कम्युनिस्ट पार्टी बनी और जब ये कम्युनिस्ट में आ गए, तो अंग्रेजों का उनका एक विजन था कि इस देश को कई छोटे पार्ट में डिवाइड करना। उस डिवीजन में किसको क्या डिवाइड करना, उसका ब्लूप्रिंट तक इन कम्युनिस्टों ने तैयार करके उन अंग्रेजों को दिया था। बदले में ये उनसे तमाम फेवर पाते थे। फेवर जैसे कि इन लोगों ने मलप्पुरम में जब जो एक खलीफा आंदोलन हुआ था ना, जो टर्की में अंग्रेजों ने जब ऑटोमन एम्पायर के साथ हटा करके वहां पे, खिलाफत मत बोलिए, खलीफा आंदोलन था, उसको बड़ी स्मार्टली जो है, उसको बड़ी स्मार्टली खिलाफत, यस। तो उस आंदोलन में मलप्पुरम में पूरा का पूरा जो दंगा चालू हुआ, उस पूरे दंगों का पूरा रूपरेखा और सब कुछ तैयार करने वाले ये कम्युनिस्ट ही थे। उन्होंने मुसलमानों के साथ में मिल करके कंस्पायर करके ये किया, और अलग उन्होंने एक मलप्पुरम जिला भी इन्होंने ही बनवाया था। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ तक तो इनकी यात्रा आपने बता दी, जो कि लगभग 1917 से शुरू होती है। अच्छा, एक मजेदार चीज यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा कि ये हम सारा का सारा विषय एक बार में ही नहीं समेटेंगे, बल्कि ये प्रारंभिक कड़ी रहेगी जब हम भारतीय कम्युनिस्टों की लाल डायरी के पन्ने अब लगातार उधेड़ेंगे। तो अब जरा आपने एक तरफ बताया कि 1917 में लेनिन के प्रेजेंस में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जो कि बाद में 1925 में आके यहाँ पर भारतीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हुई, या इसका गठन भी हो गया औपचारिक रूप से। एन.एन. राय साहब को जिस तरीके से डिसोन किया, आपने उसकी वजह बताई तो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी वजह सिर्फ श्रेय लेना ही था, या कहीं न कहीं विदेशी सरजमीन पर, यानी कि अपने वैचारिक अब्बा जमीन, जो लेनिन की जमीन थी, उस समय का यूएसएसआर था, वहां इनकी पैदाइश हुई थी, इस बात को छुपाने के लिए या इसको सप्रेस करने के लिए एन.एन. राय को इग्नोर किया? क्योंकि यहाँ एक साम्यता नजर आती है साहब, यहाँ साम्यता भारतीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में नजर आती है। उसकी भी स्थापना विदेशी व्यक्ति ने किया, यानी अंग्रेज हुम ने किया कांग्रेस के, और यहाँ पर एक भारतीय को पिट्ठू बनाकर मिस्टर राय को लेनिन ने करवाया। तो हम एक बार फिर जरा सा वो विस्तार से वो कारण बताइए जिसकी वजह से 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडेशन के बाद, सो कॉल्ड फाउंडेशन के बाद, जो उसके मूल फाउंडर थे एन.एन. राय और बाकी, उनको क्यों इग्नोर किया कम्युनिस्ट पार्टी ने? कि क्या वजह क्या थी?
नहीं नहीं, जो उनके जो फाउंडर में और भी जो लोग हैं, उनका नाम ये लिखते हैं, सिर्फ एमएन रॉय का नहीं लिखते हैं। क्या क्योंकि कारण है? अगर अगर लिखते हैं तो क्या कारण है, मैं वही जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए मैंने बीच में बताया था कि 1905 में बंग भंग के विरोधी थे एमएन रॉय। एमएन रॉय रूस से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, बट उसके अंदर में एक नेशनलिस्ट विचारधारा थी, जिसके कारण वो किसी भी तरह के भारत के विभाजन के सख्त विरोधी थे। भारत के किसी भी राज्य के विभाजन के सख्त विरोधी थे, जबकि ये कम्युनिस्ट भारत के विभाजन के समर्थक थे। एक तो ये इसलिए उनके बहुत वैचारिक मतभेद पैदा हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के लिए किसी भी टाइप का रिक्रूटमेंट नहीं करने के पक्ष में थे एमएन रॉय। तो एमएन रॉय ने कुछ वर्षों के बाद में इस कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और वो पार्टी जो है पूरी की पूरी तरीके से नेशनलिस्ट रेडिकल पार्टी बोला जाता था उसको, मतलब कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिज्म और कम्युनिज्म का कोई लेना देना नहीं भारत के संदर्भ में। चीन का कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट है, रूस का कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट है, वो अलग है। इस मिट्टी के नेशनल कम्युनिस्ट कोई नेशनलिस्ट नहीं है। इस मिट्टी के कम्युनिज्म और नेशनलिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एमएन रॉय उस खांचे में नहीं फिट होते थे, तो इन लोगों ने एमएन रॉय को, अपने फाउंडर फोर फादर को, अपने वेबसाइट से, अपने वहां से हटा दिया है। खाली कभी भी मैंने देखा था कि इन्होंने शायद वो खाली 1925 के फाउंडर में उनका नाम खाली लिखा हुआ है। एमएन रॉय का उसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, और एमएन रॉय उसके बाद में किस तरह से रेडिकल नेशनलिस्ट बने, और वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ थे। वो पाकिस्तान मतलब भारत विभाजन के विरोध में थे, तो वो बिल्कुल को हटा दे जाते हैं। जबकि इनके जो इन्होंने तो जो मुस्लिम लीग जो बनी थी, जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग में विचारधारा तैयार करने का पूरा कम्युनिस्टों ने ही जो है ना ट्रेन कर करके लोगों को मुस्लिम लीग में भेजा। मुस्लिम लीग में जाने वाले सारे के सारे लोग इन कम्युनिस्टों के ही ट्रेंड थे। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि जब आपका एक नेशनलिज्म विचारधारा आ जाएगा, और जब आप एक धार्मिक बात आ जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल डिसोन कर देंगे। उसी से उन्होंने इनको भी, राय साहब को भी डिसोन किया। ठीक है, यहाँ तक एक बात समझ में आई। और इसी के साथ हमारी चर्चा में जो है अभी ताजा ताजा एंट्री हो गई है व्यालोक जी की भी। तो आइए जरा व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनम्यूट करिए अपने आप को। रंजय भाई और आपको नमस्ते। सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, और क्षमा कि मैं लेट से हो गया, कुछ अतिथि आ गए थे इसलिए। जी, तो व्यालोक भाई, हमने वामपंथ पर और भारतीय वामपंथ पर आज की ये जो चर्चा सजाई है, वो बिना एक जेएनयू वाले के इनकम्प्लीट सी थी, वो भी त्रिपुंड लगा के सामने आता हो। तो दर्शकों, आपको पता है कि व्यालोक जी जो है वो जेएनयू से अपनी पढ़ाई का ताल्लुक रखते हैं। तो हमने व्यालोक जी से कहा था कि जैसे आपको अवसर मिले तो आप चर्चा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा व्यालोक भाई, हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है, और रंजय भाई के पास बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है कम्युनिज्म को समझने का, उसको उनको देखने का और उन पर अपने विचार रखने का। आपके पास उनके जो वैचारिक नापतोल जो है वो है। तो आज के इस श्रृंखला में, जबकि हम लोगों ने करीब 20 मिनट की बात कर ली है, 10 मिनट की और बात करेंगे, क्योंकि इसको हम क्रमशः चाहेंगे कि लगातार आगे बातचीत की जाए। तो हमने अभी तक रंजय भाई से जो बात की कि भारतीय जमीन पर वैचारिक और राजनीतिक रूप से भारतीय कम्युनिस्टों का उनके पैदा होने से लेके 2024 तक का क्या हैसियत रही है और क्या बिसात रही है, जरा आपका एक इंट्रो टेक हो जाए तो फिर हम एक बार रंजय भाई की तरफ वापस चलेंगे। जी देखिए, विषय ऐसा था कि मुझे आना ही था, मतलब व्यभिचारी वामपंथियों को और कुकर्मी कांग्रेसियों को गरियाने का कोई मौका मिले और मैं छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता है। और रंजय भाई बहुत प्रैक्टिकली महसूस किए होंगे, लेकिन सविनय निवेदन है कि मैंने जितना प्रैक्टिकली भोगा है और झेला है,
उतना आप दोनों में से तो किसी ने नहीं झेला होगा। एक दृष्टांत देता हूं, 16-17 साल का एक किशोर गया है दरभंगा, बलिया, बक्सर जैसी जगहों से उठकर, और जीवन में उसने दूसरी बार रेलगाड़ी देखी और सीधा दिल्ली स्टेशन पहुंच गया, वहां से जेएनयू पहुंच गया। सोचिए वो, और ये आज की मतलब सोशल मीडिया की बात नहीं है, जब हर एक चीज हर एक जगह है और हर एक जगह है, मतलब जेएनयू दिल्ली भी मौजूद है और सब कुछ। वो वक्त था कि टिन्ही बक्सा लिए हुए वो लड़का उतरता है और जन समूह को देखकर घबरा जाता है। उसके पूरे शहर में जितने लोग नहीं होंगे उतने दिल्ली के उस प्लेटफॉर्म पर थे। वहां से वो जेएनयू जाता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है और उसको वो एबीपी की राजनीति करता है या जो भी, और वह दुर्गा पूजा में बाकायदा व्रत रखता है और टीका लगा के जाता है। उसको क्लास में खड़ा किया जाता है उसके टीचर के द्वारा, और टीचर की छवि हम लोगों के यहाँ क्या थी उस वक्त 1990, 95 और 2000 तक, 2000 ईस्वी तक, कि भाई गुरुजी हैं, प्रणाम कीजिए और ये कीजिए। वो टीचर वहां जेएनयू में उसको सिगरेट ऑफर करते हैं, सांस्कृतिक अपघात समझिए। और वही टीचर टीके पर उसको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो देखो ये संघी गुंडा आ गया। 17 साल का वह किशोर है और इतने परिवर्तनों से जूझ रहा है। आज के छपरी युवा होते तो जरूर कट मर गए होते, लेकिन वह नहीं कटता मरता है और उसको हिटलर, नाजी और क्या क्या से। तो ये है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म तीसरा अब्राहमिक रिलीजन है। आप देखिए, एक किताब, एक पैगंबर, और अगर हमारी राह को नहीं मानोगे, हमारे पैगंबर को नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल करेंगे। आप इस 3 कसौटी पर कसिए, मोहम्मदवाद को, ईसाइयत को और मार्क्सवाद को, और आपको एक ही परिणाम मिलेगा। आप केरल में देख लीजिए, मुस्लिम लीग वाले क्या करते हैं और सीपीआईएम वाले क्या करते हैं, सीपीआई वाले क्या करते हैं। आप उठा लीजिए चीन को, कहने को वहां भी कम्युनिज्म ही है, क्या करते हैं वो, कैसे चुनाव होते हैं, क्या होता है, सब देख लीजिए। माई वे और हाई वे। लेकिन इसमें एक मजेदार बात है कि जहां इस्लाम वहां मार्क्सवाद नहीं, और जहां मार्क्सवाद वहां इस्लाम नहीं। ये भी भारत जैसी विचित्र धरती का ही हो सकता है संयोग कि यहाँ दोनों साथ साथ लड़ते हैं, पनपते हैं। ये और कहीं नहीं हो सकता है भाई। जहां चाइना में मार्क्सवाद है तो शिनजियांग में क्या किया उसने, और नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब मोहम्मदवादी चीन की दृष्टि में बीमार हैं, उनको सामान्य बनाने के लिए वह सारे प्रयोग कर रहा है। और मार्क्सवाद जहां है वहां देख लीजिए आप, इस्लाम को जरूरत रोमानिया से लेके और सारे पोलैंड और यूलैंड सबका इतिहास देख लीजिए, और शिनजियांग में तो मस्जिदों को तोप से उड़ा रहा है। ये है मेरा पहला टेक। ठीक है, पहला टेक ही आपका बड़ा तूफानी है, और आपके जिसको कहते हैं ना कि वैचारिक रूप से कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिज्म क्या है, उसको आपने पूरी पतेली में से एक चावल निकाला और नाप दिया साहब। तो रंजय भाई से हम चूंकि 1917 से इतिहास शुरू किए थे, अभी 2000 कितना 1925 या आजादी के आसपास तक पहुंचे थे रंजय भाई, तो चाहते हैं जरा आप अपना एंगल जो है उसको 2014 तक उठा के लेते आइए, फिर जरा एक प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे कि वाकई में इनका जो दूसरे की खुशी में शामिल होना, जो कि हमारे थंबनेल पे आज दर्शक देख रहे होंगे कि मैं क्यों कहता हूं इनको कि भारतीय कम्युनिस्टों का चरित्र, चाहे इनका वैचारिक हो चाहे राजनीतिक हो, ये उधारी के सिंदूर से खुद को सुहागिन बन के घूमने की कला के पारंगत है। मैं एक बार फिर उसको कोट कर रहा हूं, भारतीय कम्युनिस्ट उधारी के सिंदूर से खुद को सुहागिन बन के घूमने की कला के बेहद शौकीन है। तो रंजय भाई जरा 2014 तक या 2024 तक इनको समेटिए जरा, इनकी राजनीतिक बिसात कब कहां क्या रही है लोकतंत्र में। ये भी सच है कि पहली सरकार इनकी पूरी दुनिया में चुन के इसी भारत में आई, केरल में। तो 2024 तक इनके शुरुआत से
25 तक आपने बांट दिया इनका कैलेंडर, 24 तक इनका राजनीतिक वजूद क्या रहा है? तो वहां पे जाने से पहले मुझे एक बीच में याद आई, जैसे व्यालोक जी ने बताया कि जहां पे कम्युनिज्म है वहां पे इस्लाम नहीं, और जहां पे इस्लाम नहीं वहां पे कम्युनिज्म नहीं। भारत के विषय में भारत में एक इतनी शानदार चीज है कि जब मुस्लिम लीग का जो गठन होता है ना, जो हुआ था, मतलब वो तो कम्युनिज्म से पहले हो गए थे, लेकिन आप देखते हैं मुस्लिम लीग भारत में मजबूत तब होना चालू होता है जब भारत में कम्युनिज्म मजबूत होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग में लोगों को सिखा पढ़ा करके भेजने का काम सारा का सारा कम्युनिस्ट किए। और एक पुस्तक है तारीख अली, उसके राइटर है, जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स रूल और मिलिट्री रूल। उसके अंदर मैंने उन्हें भारत के कम्युनिस्टों का बहुत तगड़ा कैरेक्टर उन्होंने दिखाया हुआ है। उस कैरेक्टर में लिखा हुआ है कि भारत के एकमात्र कम्युनिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत प्यार किया उन्होंने मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के साथ, और उनको ट्रेन कर करके और एक अपना विचारधारा मुस्लिम लीग का उन्होंने बनाना चालू किया था 1925 के बाद से, जो कि 1937 आते आते एक भारत के विभाजन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो भारत के विभाजन के जो है वो मतलब अब देखिए, ये गांधीवादी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके एक नेता थे जोशी जी, उन्होंने जो लिखा था भारत की विभाजन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके अंग्रेजों को दिया था कि भारत को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, छोटे छोटे राज्य में कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए। उसको पढ़ करके महात्मा गांधी इतने गुस्से हुए थे कि उन्होंने जोशी को चिट्ठी लिखा कि आप तत्काल आकर के हमारे पास आइए, मिलिए और अपनी बकवास बंद कीजिए। और उसी गांधी को जोशी जी ने रंजय भाई, जरा मैं आपको रोक रहा हूँ। व्यालोक भाई, अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें, पीछे से आवाज आ रही है। जी रंजय भाई, कंटिन्यू करें। तो उन्हीं कम्युनिस्टों ने जो चिट्ठियां लिखी हुई हैं गांधी जी को उस विरोध के बाद, अगर वो चिट्ठियां नेशनल आर्काइव में से निकाल करके लोग पढ़ लेंगे तो लोगों को पता लगेगा जो ये आज गांधी करते फिरते ये कितने बड़े गांधी विरोधी भी थे। खैर चलिए, ये तो मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है भारत के कम्युनिस्ट। जैसे व्यालोक जी ने जब वो मुस्लिम और इनका गठजोड़ याद दिलाया भारत में अकेला, तो मुझे ये वाली पॉइंट्स जो है वो जो हमने अपने ब्लॉग में भी लिखे हुए हैं वहां पे से तुरंत दिमाग में आ गया, तो हमने बताया। ठीक है, तो मुझे भी कुछ याद आ गया, जरा मुझे भी जोड़ लेने दीजिए। व्यालोक भाई, कितना सही हूं मैं, ये भी आप बताइएगा। मैं हमेशा लिखने में, चाहे अपनी बातचीत में, हमारे कामरेडों का जो नारा है लाल सलाम, उसको मैं लाल असलाम कहता हूं। और ये है वामपंथ और मजहब का रिश्ता। इस पर हम आगे की कड़ियों में विस्तार से बात करेंगे। ये तो पूरा आराम से। जी, आप भी कुछ उंगली दिखा रहे हैं व्यालोक भाई। आज प्रस्तावना है तो आज उड़ उड़ के थोड़ी बात की जाए। एक चीज मुझे भी जोड़नी है भाई। मतलब इनके एक सर थे, सर गंगाधर अधिकारी। सर की खुद उपाधि मिली थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान होंगे, है ना। उन्होंने पाकिस्तान ड्राफ्ट तैयार किया था। ये अगर रंजय भाई ने बता दिया हो तो मैं दोबारा कह रहा हूं। और वो अगले पार्ट में आने वाले थे। और इन्होंने जो 47 में किया, जैसे किया, वो सब गांधी को गरियाया। सुभाष बोस को पीपल्स वॉर मैगजीन में तोजो का कुत्ता और तोजो का पोपट मतलब अब क्या ही कहूं, थोड़ी देर मौन रखूंगा तो दर्शक उसमें समझ जाएंगे। इन ने सुभाष बाबू को तोजो का कुत्ता बना के और कार्टून छापा है, इतने बड़े वाले हैं। और जो ये मुसलमानों के साथ गठजोड़ है ना, जेएनयू में भाई साहब सारे मुसलमान वो एथिस्ट थे। कब? जब बात दुर्गा पूजा की हो। इफ्तार का आयोजन तो कल्चरल है। वहीं मैंने एक और ये दिखा, जिस पर असल में आपने विषय ऐसा रखा है ना कि प्रस्तावना में इतनी चीजें याद आती हैं। भाई साहब 25 वर्षों तक इन लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम में रहा कि इनको वैचारिक और वैसी भूमि से, तो खुशी की बात थी कि जब हम लोग निकले कैंपस से जेएनयू, तो उस एकमात्र साल भगवा हुआ था और प्रेसिडेंट जीता था हमारा। खैर, तो इन लोगों ने सुभाष बाबू को नहीं छोड़ा,
इन लोगों ने, और जो हमारे जेएनयू के नेता थे वो जेब में वो फैज कैप जो होती है ना जीन्स की जेब में रख के घूमते थे, और जब जुमे की नमाज होती थी तो चुपके से आधे घंटे पौन घंटे के लिए हमारे जेएनयू के बाहर ही मस्जिद थी, उसमें जाके होके आते थे। तो इन लोगों का कल्चरल सब तब हो जाता है जब हिंदू त्योहारों की बात हो, और हमारा कौन सा पर्व कल्चरल नहीं है और कौन सा पर्व हमारा धार्मिक नहीं है। ये लोग बार बार होली इज अ कल्चरल फेस्टिवल यू नो, और उसमें फिर सबल्टन ये डालते हैं कि महिषासुर और राजा और प्रहलाद ने गलत किया, होलिका सबल्टन थी और फलाना थी ढिमाका थी। ठीक है, तो ये जाते थे इफ्तार, भाई साहब हम लोगों से पैसे वसूल के इफ्तार होता था, हिंदू लड़कों को भी महफिल में लगता था। व्यालोक भाई हमारी एक अलग चर्चा आपके जेएनयू प्रवास पर रहेगी। और दर्शकों आपको ये बता दें, व्यालोक जी वह शख्सियत हैं जिन्होंने जेएनयू में बाकायदे दुर्गा मूर्ति स्थापना की शुरुआत की, वो भी अनुभव इनसे हम विस्तार में सुनेंगे। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये विषय ही ऐसा है कि इसकी प्रस्तावना, लेकिन इसकी प्रस्तावना में भी हम चाह रहे हैं कि एक उड़ उड़ के सारे आयाम छू लिए जाएं, ताकि दर्शकों को ये पता रहे कि आगे के मेनू में क्या क्या हो सकता है। जी जी व्यालोक भाई। बस मैं इसको लपेट ही रहा था। तो इनका कल्चरल और इनका रिलीजियस, होली को ये लोग कहते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल है, यू नो, सबल्टन, कीचड़ लगाना, यू नो, सो सेक्सी टाइप्स, मड बाथ, है ना, होली इनके लिए मड बाथ होता है। तो भाई साहब ये बताइए कि प्रहलाद की और होलिका की जो कथा है और जो रात में जलता है हम लोगों के यहाँ होली के पहले, होलिका दहन जो होता है जिसमें नवान्न अर्पित होते हैं, वो क्या खुदा मियां को दिए जाते हैं क्या, कि नवान्न देवताओं को ही अर्पित होता है? ये लोग ले आते हैं कि दिवाली में इसका नहीं। आजकल इन्होंने छठ को निकाला हुआ है, सो प्रकृति पूजक, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वॉव, है तो वो होता है। लेकिन दीपावली कौन सा हिंदू लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं लाता है और उस दिन पूजा नहीं करता है भैया? मुझे जरा बता दीजिए। और जो छठ में ये लोग कहते हैं उसमें पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। हम 3 हिंदू हैं, सनातनी हैं और कट्टर हैं दुनियावी लिहाज से, ठीक? जरा बताइए हम लोग साल में कितनी बार पुरोहित जी को बुलाते हैं? हमें तो याद ही नहीं है कि पिछली बार कब वो आए थे, किसी के मरनी जर्नी में आए होंगे या मुंडन उंडन में, उस तरह के संस्कारों में 16 जो हमारे संस्कार हैं उसमें से किसी एक में आए होंगे ना। हम दुर्गा पूजा पर बुलाते हैं उनको, जबकि मैं तो 9 दिन फास्ट रखता हूं। हम दिवाली में नहीं बुलाते हैं। तो ये छठ में नया क्या हुआ है? खंड खंड करने की मानसिकता के बिना कुकर्मी, कम्युनिस्ट, व्यभिचारी वामपंथी रह ही नहीं सकते हैं। उनकी मानसिकता ही नहीं है। बिल्कुल अब ठीक बात, मैं समेट रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और समेटते समेटते भी हमको लग रहा है कि ये प्रस्तावना चर्चा में कम से कम हम दर्शकों को इतना बता सकेंगे, इतना अनुमान, एक आइडिया लग सकेगा कि आगे जब ये तिगड़ी बैठेगी और भारतीय कम्युनिस्टों के प्रकृति पर, उनके चरित्र पर बात होगी, तो कौन कौन से रेशे खुलेंगे, कौन कौन सी रेसिपी सामने आएगी। अच्छा रंजय भाई, अगर मैं आज की इस प्रस्तावना चर्चा को समेटने के लिए कहूं, तो जरा उस चरित्र पर, उस चरित्र को, उस कोट को जरा एड्रेस करिएगा कि क्या ये सही है कि ये उधारी के सिंदूर से सुहागिन बनते आए हैं शुरू से लेके अब तक? देखिए, क्योंकि विचारधारा अपनी नहीं है, जैसा कि व्यालोक जी ने बताया कि जर्मन मार्क्स जो ब्रिटिश जर्मन मार्क्स जो कि ब्रिटिश कैपिटलिज्म में पला बढ़ा, उसको एंजॉय किया, उसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक से ये कीड़े मकोड़े पैदा हुए। तो विचारधारा ही तो, और वही कम्युनिज्म ना जर्मनी में रहा ना इंग्लैंड में रहा, समझ रहा है? तो वो कहीं और चला गया और वहां से ये लेकर के आए।
इतिहास के पन्नों में मतलब ये लोग ऐसे देखे जाए जैसे कि अभी इन्होंने व्यालोक भाई ने बताया कि आप इनसे बात करने बैठ जाएंगे तो ये क्या क्या नहीं बोलेंगे। एक थे डेनियल लतीफी, वकील थे, कम्युनिस्ट। डेनियल लतीफी वकील कम्युनिस्ट, उन्होंने मुस्लिम लीग का वो ड्राफ्ट तैयार किया था 1930 या 32 वाला, जो उनका जो सम्मेलन था, कम्युनिस्ट पार्टी में थे। यही नंबूदिरीपाद जिसका आपने नाम लिया और गोपालन, ये सब लोगों ने जो जेएनयू में सुनाई दिया और जादवपुर में सुनाई दिया और कलकत्ता की सड़कों पर सुनाई दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो आज का नहीं है। जब ये दंगे हुए थे केरल में, उस समय भी पाकिस्तान जिंदाबाद और मोपलिस्तान जिंदाबाद के नारे इन लोगों ने लगाए थे, इसी नंबूदिरीपाद, इसी गोपालन में। और ये इतने बदमाश थे कि जब इन्होंने इतनी ज्यादा वहां पे गिरी हुई हरकतें की कि इन्हीं के पार्टी के एक मुस्लिम नेता हुआ करते थे, जिनका नाम मैंने सामने रखा, क्योंकि इतने सारे वो हैं कि एक ख्वाजा अहमद अब्बास करके थे, इनके नारों से आहत होकर के कि वो बोले कि ठीक है कम्युनिज्म तो ठीक है, अंग्रेजों से आजादी भी ठीक है, लेकिन अब एक कमीनों ये मोपलिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद क्या होता है, वो भी 1900 मिड-20s के दशक में, मतलब 27-28 वाले दशक में ये क्या होता है। और उन्होंने वहां पे अपने एक लेख लिखा था उस समय कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत का बस चले तो ये भारत की आत्मा को मार देंगे, ये उनका लेख है ख्वाजा अहमद अब्बास का, वो इनसे इतने दुखी थे। तो अब सोचिए कि मतलब हम लोगों के पास कितना मसाला और कितनी चीजें हैं कि आप हर बार इसका एक समापन मांगेंगे और लगेगा कि समझ ही नहीं हुआ कुछ। तो ठीक बात है, हम लोग चाहते हैं कि इतना ही किया जाए, आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और आपके पास इतना मसाला है, आप कह रहे हैं व्यालोक जी के पास तो पूरा गोदाम भरा पड़ा है, तो अब एज ए मॉडरेटर मेरी भूमिका बड़ी अजीब सी हो जाती है कि मैं इतने मसाले, इतने गोदामों की सामग्री कैसे एक चर्चा में समेटूं। तो अभी मामला जो है, हालांकि बड़ा रिसेंट, व्यालोक भाई ने अपने कैंपस का भी जिक्र कर दिया, आपने तो खैर इतिहास ही नाप दिया उनका 1917 से। अगर इनके राजनीतिक चरित्र की बात कर रहे हैं तो चीन और भारत के युद्ध के समय भी बहुत सारे दर्शकों को ये पता है कि 1970 में जब बांग्लादेश विद्रोह वाला मामला आया, तब मुक्ति वाहिनी का जिक्र आता है। लेकिन नहीं, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुक्ति वाहिनी भी इन्हीं भारतीय कम्युनिस्टों का इजाद किया हुआ शब्द है, और भारत और चीन की लड़ाई के समय, और उन्होंने कहा था कि एक नारा लगा था कलकत्ता से कि दिल्ली दूर पेकिंग नजदीक है, यानी उनके लिए दिल्ली दूर थी, उनके लिए पेकिंग जो चाइना की राजधानी है वो नजदीक थी। और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द चीन से मुक्त वाहिनी आएगी और हमको आजाद करेगी, यानी भारत से आजाद करेगी। तो ये तो इनका इतिहास 1960 तक रहा है। और जब हम 2024 के बुहाने पर दर्शकों बात कर रहे हैं, तब अभी कोई चरित्र में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये एक शुरुआती चर्चा कि भारतीय कम्युनिस्ट और भारतीय कम्युनिज्म हमेशा उधारी का सिंदूर लगा के सुहागिन क्यों बना फिरती है, जिसकी कि अपनी राजनीतिक बिसात कोई नहीं रही है, लेकिन हर राजनीतिक चर्चा में शामिल रहते हैं। दर्शकों ने देखा होगा कि कोई भी टीवी डिबेट हो, स्थापित मीडिया के इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें ये एक तरफ धर्म को अफीम कहते हैं व्यालोक भाई, दूसरी तरफ सज धज के ये बैठ भी जाते हैं पॉलिटिकल पैनल में, और उसके बाद ऐसा ज्ञान देंगे धर्म का कि मतलब वो चरस फूकते नजर आते हैं अपनी वैचारिक। तो ये इतना अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंदों पर एक एक पहलू को अब आगे से हम टच करेंगे। व्यालोक भाई से जब बात करेंगे एक एपिसोड में, रंजन जी भी रहेंगे, कुछ और मेहमानों को हम जोड़ेंगे समय समय पर। व्यालोक भाई से उनके कैंपस की बात होगी, रंजय भाई से हम चलेंगे किस तरीके से नक्सल भूमि से, नक्सलबाड़ी से एक पॉजिटिव राष्ट्रीय आंदोलन को जब कम्युनिस्टों ने हाईजैक किया तो कैसे उसको विद्रोह और नकारात्मक की का नाम बना दिया, और आज नक्सली एक गाली हो गई, जबकि नक्सल एक बहुत पॉजिटिव आंदोलन था, लेकिन हाईजैक कर लिया कम्युनिस्टों। वहां आएंगे और वहां से लेके किस तरीके से कांग्रेस के साथ इनका लिव इन राजनीतिक रिलेशनशिप रहा है। 4.5 साल तक एक ही बिस्तर शेयर करना, राजनीति में राजनीति का बिस्तर, और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले
3 तलाक लेके विरोध में कूद जाना, फिर 4.5 साल दाम्पत्य एंजॉय करना, राजनीतिक दाम्पत्य। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये शुरुआती चर्चा ने आपको ये जरूर आइडिया दिया होगा कि आगे जब भी कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ कोई थंबनेल देखिए, कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए, तो उसको जरूर क्लिक करिएगा, उसको देखिएगा, और आप भी आगे की चर्चाओं में और कौन कौन से कम्युनिस्टों से जुड़े पॉइंट डिस्कस होते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसको जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो कामरेड व्यालोक जी, कामरेड रंजय जी, आप सभी को जय श्री राम। प्रणाम, जय सिया राम। दर्शकों, इसी के साथ व्यालोक जी की तरफ से, रंजय जी की तरफ से आप सबसे लेते हैं आज्ञा। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।